वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकिता और आज हम चरक संहिता पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको निदान स्थान पढ़ाऊंगी। उसका पहला अध्याय ज्वर निदान अध्याय। तो ये अध्याय स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं निदान स्थान बेसिकली है क्या एंड उसमें क्या के बारे में बताया है। तो निदान स्थान में हमें 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं और हर चैप्टर्स में बेसिकली व्याधि और यू कैन से डिजीज के बारे में पढ़ना है एंड हर एक व्याधि में आपको उस पर्टिकुलर व्याधि का निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति पढ़ना है। तो फिर आप बोलोगे कि सिर्फ हमें 8 ही रोग पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। जब आप चिकित्सा स्थान पढ़ोगे तो उसमें और भी व्याधि के बारे में बताया है एंड अगर अभी आप सेकेंड ईयर में तो आपको पता होगा कि रोग निदान में स्पेसिफिक स्रोतस में व्याधि बताइए तो आपको रोग निदान में पढ़ना है। बट अगर आप संहिता से पढ़ना चाहते हो तो आप चरक चिकित्सा स्थान से पढ़ सकते हो जिसमें 30 अध्याय में व्याधि का वर्णन किया है। एंड फिर अभी हम जो भी निदान स्थान में जो भी अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें चिकित्सा के बारे में नहीं पता, इसमें सिर्फ ये 5 पॉइंट्स कवर किए। अगर आपको चिकित्सा भी पढ़नी है तो आपको 3rd ईयर में पढ़ना है चिकित्सा स्थान में। तो चलिए आज का हम जो बेसिकली आज का जो हमारा अध्याय है, पहला अध्याय, हम वो स्टार्ट करते हैं, ज्वर निदान अध्याय। तो इसमें आपको 2 चीज़ बेसिकली पढ़ना है। एक तो पहले आपको निदान पंचक के बारे में बताया, उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है एंड उसके बाद ज्वर के बारे में पढ़ना है कि उसका हम डायग्नोज कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ निदान पंचक। तो पहले हम निदान पंचक पढ़ेंगे एंड फिर हम ज्वर स्टार्ट करेंगे। जो निदान पंचक होता है वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि निदान पंचक के द्वारा हम कोई भी डिजीज को या फिर कोई भी व्याधि को हम डायग्नोज कर सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। ठीक है, तो पहले निदान देखेंगे हम। तो जो निदान है बोल सकते हो कि टीका में बताया है, उसको 2 पार्ट में बांटा है। एक तो व्याधि जनक निदान और एक व्याधि बोधक निदान। व्याधि जनक निदान बेसिकली होता है कि उस व्याधि के लिए जो भी हेतु होता है, जो भी कॉजेटिव फैक्टर होती है, उसको हम व्याधि जनक निदान बोलते हैं। और व्याधि बोधक निदान में हम कोई भी रोग का या फिर कोई भी डिजीज का इलेबोरेटली डायग्नोज जो करते हैं विद द हेल्प ऑफ निदान पंचक, इसमें 5 आ जाएंगे, निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति, उसको हम व्याधि बोधक निदान बोलेंगे। अब निदान के सिनोनियम्स 8 है, हेतु, निमित्त, आयातन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान। अगर आप हेतु याद कर लोगे तो अच्छा होगा क्योंकि 3 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हो सके तो आप इसको याद कर लेना। उसके बाद है कि जो निदान है मतलब जो हेतु है उसकी 3 कैटेगरीज है। मतलब जो भी डिसऑर्डर होती है, जो भी व्याधियाँ होती है, उसके 3 बेसिकली रूट काउज है। पहला है असात्मेंद्रिय संयोग, दूसरा प्रज्ञापराध और तीसरा परिणाम। तो असात्मेंद्रिय संयोग में ये होता है कि इंद्रिय अर्थ से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पाता है। लाइक उसमें हीन योग हो रही है, मिथ्या योग हो रही है या फिर अति योग हो रही है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया चक्षु इंद्रिया, इसमें हीन, मिथ्या, अति योग किस तरह से होगा। तो अगर कोई पर्सन है वो कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी चीज़ पढ़ रहा है एंड उसके जो लेटर्स है वो बहुत स्मॉल है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डीम लाइट में पढ़ रहा है, तो वो हीन योग है कोई भी व्याधि का। मतलब ये बेसिकली हीन योग है कोई भी व्याधि के हेतु का। मिथ्या योग में आ जाएगा कि कोई पर्सन है वो विजुअलाइज कोई हॉरिबल साइट्स विजुअलाइज कर रहा है रेगुलरली और यू कैन से पर वीक में, जिससे कि उसके अंदर फियर और फ्राइट क्रिएट हो रहा है, तो दिस इज मिथ्या योग। और अति योग में कोई पर्सन कंटिन्यूअसली पढ़े जा रहा है, दिन रात ओवरनाइट पढ़ रहा है बिना अपने आंखों को आराम दिए हुए, तो ये आता है अति योग में। तो ये सब बेसिकली हेतु होता है इंद्रिय का, क्योंकि इसमें प्रॉपरली आप यूज़ नहीं कर रहे हो अपने इंद्रियों को, तो इन केस फ्यूचर में आपको दिखेगा कि इससे आपको व्याधियाँ हो सकती है, इनफैक्ट होती भी है। दूसरा है हमारा प्रज्ञापराध। तो इसमें बोलोगे आपकी नोइंगली डूइंग मिस्टेक हम करते हैं, जैसे कि इसमें होता है काय मतलब बॉडी, वाक मतलब वाणी और मन मतलब हमारा माइंड। इसमें हम इसका इमोरल यूज़ और बैड यूज़ करते हैं। तो काय में आप फिजिकल एब्यूज़ हो जाएगा, वाक में वर्बल एब्यूज़ और मानस में मेंटल एब्यूज़। तो इसमें भी हीन, मिथ्या, अति योग होता है। जैसे कि हम काय का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर आप सपोज कि कोई पर्सन को एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपर, तो अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मतलब वो कर ही नहीं रहा है, वो आलस की तरह बैठा हुआ है, तो वो हीन योग हो जाएगा ऑफ काय। मिथ्या योग में हो जाएगा कि वो इरेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा है या फिर इरेगुलर पोस्चर में बैठ रहा है, तो उसकी वजह से वो भी कोई एक व्याधि का हेतु हो सकता है, तो ये हमारा मिथ्या योग में आएगा। और अति योग में आएगा कि कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा वीक है एंड वो एक्सेसिवली एक्सरसाइज कर रहा है,
तो वो अति योग हो जाएगा। तो ये हमारा था काय में। वैसे ही वाक में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उसी तरह आप मन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो ये हमारा प्रज्ञापराध है। तीसरा है हमारा परिणाम। तो परिणाम में बेसिकली होता है कि जो भी सीजनल वेरिएशंस होते हैं उसमें नॉर्मल चेंज ना होना, उसकी जगह पे एब नॉर्मल चेंज होते हैं, या फिर एंड उससे हमें बैड कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। इसमें नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ सकता है। तो इसमें हीन, मिथ्या और अतियोग ऑफ काल। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखा है हीन में, यहाँ पे मैंने रेनी सीजन का लिया है। सपोज रेनी सीजन है तो उसमें नॉर्मली रेनफॉल होनी चाहिए, लेकिन उसमें रेनफॉल जितनी होनी चाहिए उससे बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है या फिर ना के बराबर हो रही है, तो वो एक हीन योग हो जाएगा। मिथ्या योग में मैंने यहाँ पे विंटर के एग्जाम्पल लिए है। तो नॉर्मली कि विंटर में ठंडी पड़ती है, लेकिन ठंडी पड़ने के बजाय उस टाइम पे गर्मी पड़ रही है, तो ये मिथ्या योग हो जाएगा। और अति योग में कि विंटर के टाइम पे स्नो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो रही है, तो ये अति योग में हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज थे हेतु के लिए: असात्मेंद्रिय संयोग, प्रज्ञापराध एंड परिणाम। अब है चक्रपाणि टीका के अनुसार निदान के 2 टाइप्स है, एक तो सन्निकृष्ट और एक विपकृष्ट। तो सन्निकृष्ट में इमीडिएट काउज आप बोल सकते हो, और विपकृष्ट में फार काउज। तो हम अभी एग्जांपल से समझते हैं। तो इफ सपोज कोई पर्सन है नाइट में मतलब रात में ऐसा कुछ चीज़ लिया, कुछ का कंजप्शन किया, सपोज रुक्षादि निदान, एंड उसके अगले दिन ही उस पेशेंट को या फिर उस पर्सन को उसके सिम्टम दिखाई देने लगे, या फिर सपोज आप बोल सकते हो ज्वर आ गया। तो नाइट में उसने जो लिया उसकी वजह से नेक्स्ट डे उसको वो रोग हो गया या फिर वो सिम्टम्स उसको दिखे, तो वो बेसिकली सन्निकृष्ट निदान है, मतलब उसका बहुत ही जल्दी इफेक्ट दिखा। विपकृष्ट में अभी हमने जो देखा असात्मेंद्रिय, अर्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, वो पर्सन बहुत दिन से सपोज कि डीम लाइट में पड़ रहा है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया चक्षु इंद्रिय में, डीम लाइट में बहुत दिनों से पड़ रहा है, उसको वो तुरंत उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, इन फ्यूचर में उसको उसका इफेक्ट दिखेगा एंड उसकी वजह से कोई व्याधि भी हो सकती है। तो ये है हमारा विपकृष्ट, मतलब आपने अगर हेतु सेवन आज करना स्टार्ट किया तो बहुत दिन के बाद उसका लक्षण और यू कैन से वो प्रॉपर व्याधि दिखेगी, तो वो विपकृष्ट में आता है। तो अभी हमारा निदान हो गया। अब हम देखेंगे पूर्व रूप। तो पूर्व रूप बेसिकली होता है कि वैसे सिम्टम जो डिजीज होने वाले फिर जो रोग होने वाले उसके पहले जो शो करता है उसको हम पूर्व रूप और यू कैन से प्रीमॉनिटरी सिम्टम्स बोल सकते हैं। ये जो है फ्यूचर डिजीज मतलब जो आने वाले रोग होते हैं उसका एक आइडिया भी देता है। इसके 2 टाइप्स है, सामान्य और विशेष। तो सामान्य बेसिकली होता क्या है कि इसमें अपकमिंग डिजीज के बारे में तो बताएगा ही, लेकिन ये नहीं बताएगा कि उसमें कौन से दोषाद इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम ज्वर का सामान्य पूर्व रूप देखेंगे तो उसमें सब सारे ज्वर में मतलब जब हम ज्वर पढ़ेंगे तो ज्वर के भी टाइप्स होते हैं दोष के बेसिस पे या फिर सन्निपातः संसर्ग, तो सबका सामान्य पूर्व रूप होता है। लेकिन जब हम विशेष में देखेंगे तो विशेष में बेसिकली सिम्टम्स तो शो होगा ही, उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि कौन सा दोषाद इन्वॉल्व है। तो अगर सपोज वात की वजह से ज्वर आया है तो उसमें आपको बेसिकली लक्षणस में डेट इज पूर्व रूप में जिरंभा दिखेगी, पित्तज में नयनदाह दिखेगा मतलब आंखों में जलन, और कफज ज्वर में अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी। तो ये बेसिकली पूर्व रूप है एंड इसमें आपको दोष का भी पता चल रहा है कि किस दोष की वजह से वो व्याधि आपको हुई है। अब हम देखेंगे लक्षण। तो लक्षण में होता है ना कि इसमें आपको सिम्टम्स वो व्याधि के प्रॉपरली दिखते हैं, फुल्ली मैनिफेस्टेड होते हैं। इसका पर्याय क्या क्या है? लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन एंड रूप। जैसे कि ज्वर में बेसिकली लक्षण दिखते हैं संताप मतलब टेम्परेचर का राइज होना। अब आता है उपशय। तो उपशय बेसिकली है कि वो शरीर को मतलब हमारे बॉडी को सुख प्रोवाइड करेगा या फिर हेल्थी या फिर बोल सकते हो हेल्दी कंडीशन प्रोवाइड करेगा जब हम उपशय करेंगे। तो उपशय बेसिकली औषधि, आहार और विहार तीनों के रूप में लिया जा सकता है पेशेंट के द्वारा, जिससे कि उसका बॉडी हेल्दी रहे। एंड वो उपशय काम कैसे करता है? वो डायरेक्टली जो भी डिजीज होता है उसके अगेंस्ट वर्क करता है एंड इनडायरेक्टली भी कुछ इफेक्ट्स प्रोड्यूस करके भी वो वर्क करता है। तो उपशय को आप बेसिकली होल चिकित्सा नहीं बोल सकते। उपशय एक बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड है। इसमें एक अनुपशय भी एक टर्म आता है जो अगर हम आप बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी रोग किसी हेतु की वजह से होता है, ठीक है, तो अगर आप वही हेतु का सेवन करें तो वो अनुपशय में आता है, मतलब वो डिजीज के साथ काम करता है, मतलब हम वही डिजीज जो हमें हुई है वही चीज़ें हम ले रहे हैं जिसकी वजह से व्याधि और ज़्यादा वर्स कंडीशन में चला जाता है, तो ये अनुपशय है। तो उपशय के भी टाइप्स है। उपशय के बेसिकली 18 टाइप्स है।
जिसको दो पार्ट में बांटा है, एक तो विपरीत और एक विपरीत अर्थकारी। विपरीत मतलब अपोजिट, वो डायरेक्टली उसके अपोजिट काम करता है, और विपरीत अर्थकारी में आपको लगेगा तो वो सिमिलर है लेकिन वो उसके अपोजिट काम करता है। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। विपरीत को भी तीन पार्ट में बांटा है, हेतु व्याधि और हेतु व्याधि, और विपरीत अर्थकारी में भी हेतु व्याधि और हेतु व्याधि। और पर्टिकुलर हेतु में, व्याधि में और हेतु व्याधि में आएंगे आहार, औषध, विहार। उसी तरह इन सब में भी होगा। तो आप इन सबको जब काउंट करोगे तो वो 18 आएगा, मतलब 18 टाइम्स होते हैं, 18 टाइप्स होते हैं उपशय के। तो अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हेतु विपरीत है, तो हेतु विपरीत उपशय आपको लेनी है। तो इफ सपोज कोई पर्सन या फिर कोई पेशेंट है, उसको शीतजन्य ज्वर हुआ है, मतलब कफ की वजह से ज्वर हुई है, तो उसको आपको औषध वैसा देना है जो उष्ण गुण का हो। तो इसमें हमको शुंठी का प्रयोग करना है। तो आपने देखा कि शीत की वजह से उसको ज्वर हुआ, तो हम उसके अपोजिट चीज़ें ले रहे हैं, उष्ण चीज़ें ले रहे हैं, जिससे उसको उस ज्वर से राहत मिलेगी, यू कैन से रिलीफ मिलेगी। तो ये हमारा हेतु विपरीत उपशय में आ जाएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, व्याधि विपरीत अर्थकारी। तो इफ सपोज कि कोई पर्सन को छर्दी हो रही है, ठीक है, तो छर्दी हो रही है तो उसके अंदर अगर कोई वैद्य है तो उनको लग रहा है कि उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर दोषात अभी भी प्रकोपित बचे हुए हैं, तो उनको उसको निकालना है बाहर। तो उस टाइम पे मदन फल यूज़ करना चाहिए। मदन फल बेसिकली एक वामक द्रव्य होता है। इसके लेने से वमन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब छर्दी और ज़्यादा होने लगेगी। तो ये बेसिकली हम औषध के रूप में यहाँ पे मदन फल लेते हैं, जिससे इसको छर्दी और हो एंड सारे प्रकोपित दोष जो थे उसके अंदर वो सब बाहर निकल जाए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें तो ये जो सिमिलर की तरह आपको ये लग रहा है कि हम उसको छर्दी ऑलरेडी पहले से हो रही है एंड हम उसको वैसा मेडिसिन दे रहे हैं जिससे उसको छर्दी और हो। मतलब दोषास को कम करने के बाद उस व्यक्ति को उस छर्दी से राहत मिलती है। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट है निदान पंचक में संप्राप्ति। तो बेसिकली जो संप्राप्ति होता है वो आप बोल सकते हो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज। लाइक आपने जब हेतु सेवन स्टार्ट किया उस टाइम से लेके हेतु सेवन की वजह से आपके अंदर, मतलब आपकी बॉडी में दोषास का वाइटिएशन हुआ, उसके बाद डिजीज मैनिफेस्ट हुआ। तो ये पूरे प्रोसेस संप्राप्ति के अंदर आता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर डिजीज। इसके पर्याय दो है, जाति और अगति। जाति मतलब आप बोल सकते हो उसका मीनिंग ऑरिजिन होता है, एंड अगति मतलब ऑरिजिन से लेके जो डिजीज होने में मैनिफेस्टेशन लगा उस होल प्रोसेस को हम अगति बोलेंगे। अब संप्राप्ति का भी क्लासिफिकेशन है, 5 क्लासिफिकेशन बताया है। एक तो सांख्य, प्राधान्य, विधि, विकल्प एंड बलकाल। तो सांख्य में बेसिकली बताया है कि जो रोग है उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ज्वर के 8 टाइप्स होते हैं, गुल्म के 5 टाइप्स होते हैं, कुष्ठ के 7 टाइप्स होते हैं। वैसे और भी टाइप्स होते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा प्राधान्य। तो प्राधान्य में बेसिकली सपोज कोई व्याधि हुई है तो उस व्याधि में 2 से ज़्यादा दोष का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि कौन से दोष प्रधान है। तो उसको आप तर और तम से बताओगे। तो जो तर है वो 2 के लिए यूज़ किया जाता है और तम 3 के लिए। तो आप इसमें प्रीडोमिनेंस दोष बता सकते हो बाई तर और तम। तीसरा आता है हमारा विधि। तो इस विधि में भी 3 अलग अलग बताया है। सपोज पहला तो निज और आगंतु बताया। निज मतलब इंडोजेनस, अंदर कोई दोष के प्रकोपित होने की वजह से उसको हम निज व्याधि बोल सकते हैं। और आगंतु मतलब कि बाहर से, सपोज कोई ट्रॉमा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई फिजिकल इंजरी हो गई, या फिर एविल स्पिरिट का पजेशन हो गया, ये सब आगंतुज में आएगा, तो इसको हम एक्सोजेनस बोलेंगे। उसके बाद दोषास के वाइटेशन पे 3 आता है, वातज, पित्तज, कफज। साध्य साध्यता पे साध्य मतलब क्यूरेबल, वो ठीक हो सकता है। असाध्य इनक्यूरेबल, ठीक नहीं हो सकता है। मृदु मतलब वो जो दोष होती है वो माइल्ड नेचर की होती है। दारुण एक्यूट मतलब बहुत गंभीर नेचर की होती है। तो विधि में ये 3 आया। एक तो हमने देखा निजागंतु, दोष के वाइटिएशन, और तीसरा साध्य साध्यता। 4th है हमारा विकल्प। तो विकल्प में आपको बेसिकली ये देखना है कि कोई भी जो रोग हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, एंड फिर आपने जब पता लगा लिया कि उस दोष की वजह से हुआ है तो उस दोष में भी किस गुण की वजह से हुआ है, तो ये विकल्प में आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए है, एक रोग है, ठीक है, उसमें वात इन्वॉल्व है, मतलब वात की वजह, वात के बढ़ने या फिर वात के कम होने, कुछ भी इसमें हो सकता है। इसमें बेसिकली वात इन्वॉल्व है उस व्याधि के लिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि
वात की कौन सी दुष्टि हुई है या वृद्धि हुई है उसकी, मतलब वृद्धि होने से रोग हुआ या फिर प्रकोप होने से हुआ या फिर लीन होने से हुआ या फिर क्षय होने से हुआ। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस दृष्टि से उस व्याधि हुई है। एंड फिर आप जानते हो कि वात में गुण होते हैं, उसके चल गुण, लघु गुण, रुक्ष गुण इत्यादि। तो किस गुण की वजह से भी वो रोग उत्पन्न हुई है। तो इसमें बेसिकली विकल्प में ये है कि अगर आप उस व्याधि का आपको दोष पता चल गया तो उस व्याधि के दोष की किस स्टेज में, मतलब किस दृष्टि की वजह से और किस गुण की वजह से उस पर्सन को वो व्याधि हुई है, तो ये विकल्प संप्राप्ति के अंदर आता है। विकल्प संप्राप्ति को हम अंशांश संप्राप्ति भी बोलते हैं। फिफ्थ आता है हमारा बल और काल। ठीक है, तो जो बल है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, यू कैन से कि उसमें कौन सा दोष मेन है एंड सब्सिडियरी दोष में कौन से आते हैं। एंड काल डिपेंड करेगा वैसे सिचुएशन पे, पर्टिकुलर कोई पीरियड होगा या फिर किस टाइम पे किस पीरियड में कौन सा दोष का अल्टरेशन हुआ, तो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो बल काल है इसमें बेसिकली ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस टाइम में वो व्याधि का एग्रेवेशन हो जाते हैं। वो डिटरमाइंड होगा कि ऋतु का वेरिएशन कैसा चल रहा है, अहोरात्रि, आहार काल, इन सब पे ये डिपेंड करता है। जैसे कि आप मैंने एग्जांपल लिखा है वसंत ऋतु में, तो वसंत ऋतु में बेसिकली कफज व्याधि होती है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु को कफ का काल बोला गया है। जब आपने ऋतुचर्या पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसीलिए उस टाइम पे कफज व्याधि बलवान होती है। अब निदान पंचक कंप्लीट करने के बाद हमें देखना इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो निदान पंचक पढ़ने के बाद कोई भी वैद्य या फिर बोल सकते कोई भी स्टूडेंट रोग को प्रॉपर्ली अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, अब आता है रोग के बारे में भी ज्वर निदान अध्याय में बताया। तो रोग की क्लासिफिकेशन करें 3 में, अग्नेय, सौम्य, वायवा, मतलब पित्तज, कफज और वातज, और 2 और बताया है रजस और तमस। इसके भी पर्याय है 8, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार और रोग। तो इसके अभी हम कुछ मीनिंग देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो पर्याय बताया है उसके मीनिंग्स क्या है। जैसा है पहला व्याधि, तो व्याधि इसीलिए बोला गया है रोग को क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा वो काउज करता है पेन, दुख, शरीर को भी और मन को भी। आम में इसलिए बोला गया है क्योंकि संहिता में ऐसा बताया गया है कि सारे व्याधि का जो ऑरिजिन होता है वो आम के फॉर्मेशन की वजह से होता है। फिर आता है आतंक वर्ड। तो आतंक बेसिकली इसीलिए बोला है क्योंकि जब कोई पर्सन को व्याधि होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लाइफ जीता है, लीड करता है। यक्ष्मा बोला गया, जब आप यक्ष्मा पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो वो सब सिम्टम्स रोग में भी दिखते हैं, इसीलिए उसको यक्ष्मा बोला गया है। फिर आता है ज्वर। ज्वर में बेसिकली आप देखोगे संताप होता है बॉडी में, तो रोग में भी बॉडी में संताप होता है। अगर कोई पर्सन को रोग हो गया तो उसमें बॉडी को बहुत संताप होता है, तो संताप मन और शरीर दोनों को होते हैं, इसलिए इसको ज्वर भी बोला गया। तो ये हमारे सिनोनियम से। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्वर। तो सबसे पहले ये बताया गया कि ज्वर अपीयर इन द बिगनिंग। आप बोलोगे ज्वर पहले क्यों बोला, पहले फर्स्ट अध्याय में ज्वर ही क्यों दिया, कोई और चैप्टर्स क्यों नहीं दिए? क्योंकि ज्वर ऐसा संहिता में बताया गया है कि ज्वर सबसे पहले अपीयर होता है सारे सोमैटिक डिजीज में, इसीलिए इसको पहले डिस्क्राइब किया गया। इसमें जो दोष की प्रधानता रहती है वो पित्त दोष की प्रधानता रहती है, और स्थान जो रहता है हमारा कफ का स्थान रहता है, मतलब आमाशय रहता है। अब देखते हैं ज्वर निदान। तो इसमें बेसिकली 8 फैक्टर्स होते हैं ज्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और त्रिदोषज एंड एट लास्ट आगंतुज। अब है विशेष निदान। तो विशेष निदान में आप देखोगे आगे कि ज्वर में अगर आप वातज ज्वर पढ़ रहे हो तो उसके अलग हेतु है, अलग पूर्व रूप, अलग रूप है, अलग उपशय है, तो हर ज्वर का स्पेसिफिक होता है, तो इसीलिए इसमें विशेष निदान का भी हमें आगे पढ़ना है। अब आता है हमारा ज्वर लक्षण एंड भेद। तो सपोज अगर एक भेद है ज्वर का तो उसमें संताप लक्षण दिखेगा। अगर द्विविध है तो शीत उष्ण के बेसिस पे सौम्य अग्नेय होगा, और संश्लिष्ट जन्य त्वेन के निज और आगंतुज भेद होता है। अगर त्रिविध देखोगे तो उसमें त्रिदोष के बेसिस पे होगा वातज, पित्तज और कफज। अगर चतुर्विध देखोगे आप भेद तो उसमें निज और आगंतु के बेसिस पे होता है वातज, पित्तज, कफज और आगंतुज। सप्तविध में साध्य असाध्यता के बेसिस पे सप्तविध का वर्णन किया है, तो इसमें आएगा हमारा वात पित्त कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और सन्निपातज। तो ये हमारे साथ ज्वर लक्षण एंड उसके भेद।
अब हम ज्वर की हेतु स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने हेतु यहाँ पे जो लिखा है वो बेसिकली एक दोषास पे, मतलब वात पित्त कफ की वजह से जो ज्वर होता है उस अभी हम वो देखने वाले हैं। तो पहला हमारा आता है वात ज्वर के हेतु क्या क्या है। तो इसमें बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो वात के जो कैरेक्टर है, मतलब जो वात के गुण है, अगर आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो वात बढ़ाने वाले हो तो उससे वात ज्वर हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे स्पेसिफिक। तो आहार में आपको अगर आप रुक्ष आहार ले रहे हो, लघु ले रहे हो, शीत आहार ले रहे हो, तो ये एक हेतु है। इसमें जो मैं जितने भी पॉइंट्स बताऊंगी वो सब एक्सेसिव अमाउंट में जब आप कर रहे हो तब होगा, नॉर्मल अमाउंट पे ऐसा नहीं होगा। उसके बाद है अति वमन, अति विरेचन, पंचकर्मा बहुत ही एक्सेसिव आप में हो रहा है। तो आप बोलोगे कि अति वमन और अति विरेचन से कैसे होगा। तो बेसिकली ये एक शोधन कर्म होता है, मतलब कि आप बॉडी से कुछ बाहर निकालते हो। तो अगर आप बॉडी से कुछ भी बाहर निकालोगे तो वो खाली जगह में ऑफ कोर्स हवा भरेगा ही, एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो। तो हवा वहाँ पे जा रहा है तो एक तरह से वायु बढ़ रही है, इसीलिए अति वमन और अति विरेचन वात ज्वर का एक हेतु है। उसके बाद अस्थापन बस्ती भी। तो आप ऐसे बेसिकली तो बोलोगे कि बस्ती तो वात को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अस्थापन बस्ती नहीं। अगर आप मात्रा बस्ती दोगे, जिस मात्रा बस्ती में अनुवासन और अस्थापन दोनों होता है, तो वो बेसिकली वात नाशक होता है, ना कि सिर्फ अस्थापन बस्ती होता है। उसके बाद है अति शिरो विरेचना, व्यायाम, वेग धारण, अनशन, मतलब आप बोल सकते हो फास्टिंग करना, अभिघात, कोई फिजिकल अटैक, व्यवाय, एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उद्वेग, एंग्जाइटी, शोक, ग्रीफ में रहना, शोणित, अतिशेक, ब्लड लेटिंग हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, रात्रि जागरण करना, एंड विषम शरीर, डेट इज इरेगुलर पोस्चर में बैठना। तो ये बेसिकली वात ज्वर के हेतु है। अब देखेंगे हम पित्त ज्वर के हेतु। तो पित्त ज्वर में आएगा उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटु आहार लेना। फिर आहार आप जब ले रहे हो जब आपको इंडाइजेशन हो तब आप आहार ले रहे हो। फिर जो आतप होता है, लाइक हॉट सन में बैठना, एक्सपोजर करना हॉट सन में। उसके बाद है तीक्ष्ण आतप, अग्नि संताप ले रहे हो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, श्रम, बहुत ज़्यादा आपको थकान हो रही है, क्रोध बहुत ज़्यादा आपको आ रहा है उस टाइम पे, या फिर विषम आहार ले रहे हो, इरेगुलर डाइट ले रहे हो। तो ये बेसिकली पित्त ज्वर के हेतु, अगर आप ये सब एक्सेसिव अमाउंट में लेते हो तो पित्त ज्वर होने के चांसेस आपको हो सकते हैं। उसके बाद है कफ ज्वर। तो कफ ज्वर में स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिक्षील, शीत, अम्ल, लवण आहार ले रहे हो, दिवा स्वप्न कर रहे हो, हर्ष, बहुत ज़्यादा हंस रहे हो, एंड अव्यायाम, मतलब व्यायाम आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे हेतु थे दोष के बेसिस पे, वातज, पित्तज और कफज। अब हम देखेंगे संप्राप्ति, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो भी बचे हुए होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो संप्राप्ति में पहले देखेंगे वातज संप्राप्ति, फिर पित्तज, फिर कफज। तो वातज संप्राप्ति में देखते हैं, सबसे पहले आपने हेतु सेवन किया, और हेतु सेवन कौन सा हेतु सेवन किया, वात कर, मतलब वात बढ़ाने वाले आपने हेतु सेवन करे, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर वात बढ़ गया, दूषित वात बढ़ गया। फिर वो वात इंटर करेगा आमाशय में, एंड वहाँ पर वो अग्नि के साथ, आप जानते हो आमाशय अग्नि का स्थान होता है, तो वहाँ पे वो मिक्स हो जाएगा अग्नि से, और वहाँ पे आहार रस भी बनता है, और आहार रस से रस धातु का परिणमन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो कंबाइन करेगा रस धातु के परिणमन से। उसके बाद कंबाइन करने के बाद वो रसवा स्रोतस और स्वेदवा स्रोतस का मार्ग अवरोध कर देगा, और यू कैन से ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो अग्नि का जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सप्रेस हो जाएगी, एंड जो भी उष्म है बॉडी के अंदर या फिर जो साइट ऑफ डाइजेशन में, वो सब बाहर आ जाएगा एंड पूरे बॉडी में फैल जाएगा, एंड उससे संताप होगी, एंड उससे फिर आपको बाद में वात ज्वर लक्षण दिखेंगे। तो यहाँ पे आप तो बोलोगे ना कि वात, बेसिकली जो वात होता है वो अग्नि प्रेरक होता है। तो यहाँ पे वात बढ़ा और अग्नि भी बढ़ी, लेकिन लास्ट में अग्नि कम क्यों हो गई, क्योंकि अग्नि बढ़ी लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो जो अग्नि है वो दूसरे पार्ट, शरीर के दूसरे पार्ट में चली गई, इसीलिए यहाँ पे अग्नि मंद होती है। और हमें चिकित्सा जो करनी चाहिए वो आप बोल सकते हो ऐसा चीज़ें लेनी चाहिए जिसमें ज़्यादा अग्नि का यूज़ नहीं हो रहा उसे डाइजेशन के लिए। तो ये हमारा था वातज संप्राप्ति। अब है पित्तज। तो पित्तज में आपने वही पित्त कर हेतु सेवन किया, उससे पित्त बढ़ गया, एंड बढ़ने के बाद वो आमाशय में एंटर किया और अग्नि से कांटेक्ट में आया। उसके बाद वो रस, जो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है आहार रस का, उससे कंबाइन करा, एंड इसके कंबाइन करने के बाद रसवा स्रोतस और स्वेदवा स्रोतस में ऑब्स्ट्रक्ट हुआ ये, एंड यहाँ पे अग्नि का इम्पेयरमेंट बोल सकते हो, क्योंकि पित्त में द्रव्य गुण होता है।
एंड उसके बाद अग्नि जो है, जो भी साइट ऑफ डाइजेशन है, दैट इज आमाशय से निकल कर वो पूरे बॉडी में फैल जाती है और उससे पित्त, ज्वर और उसके बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपने पहला तो देखा वात की वजह से अग्नि बढ़ी एंड वो पूरे बॉडी में फैल गई, लेकिन यहाँ पे फैल गई इसीलिए आमाशय में अग्नि कम हो गई। लेकिन पित्तज में द्रव गुण की वजह से अग्नि इसमें कम होती है एंड उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस होती है। अब हम देखेंगे कफज ज्वर में उसकी संप्राप्ति। तो कफज ज्वर में आपने हेतु सेवन करा, हेतु सेवन करने के बाद कफ बढ़ गया, वो आमाशय में एंटर किया और वो अग्नि से मिक्स हुआ। उसके बाद वो रस के साथ कॉम्बाइन करता है एंड इट ऑब्स्ट्रक्ट रसवा एंड स्वेदवा स्रोतस एंड देन अग्नि सप्रेस। एंड उसके बाद ये जो भी उष्णता है आमाशय में या फिर कोष्ठ में वो डिपोर्ट करती है एंड देन इट स्प्रेड टू ऑल ओवर द बॉडी। एंड उसके बाद आपको कफज ज्वर दिखेंगे एंड उसके बाद उसके लक्षण दिखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अभी जो जितने भी टॉपिक्स बच गए लाइक ज्वर में उसके लक्षण हो गए, आगंतुज हो गया, फिर माइथोलॉजिकल ऑरिजिन एंड उसकी उपशय, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज शेयर विथ योर बैचमेट्स एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।